हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान में चैप्टर 6 को पुष्पी पादपों का शारीर, यानी जो पुष्पी पादप हैं शारीर, उनके प्रश्नोत्तर को हम जानेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान दें, हम 5 लेसन पढ़ चुके हैं इस वीडियोज़ में और ये आज हमारा 6वां चैप्टर है। सारे बच्चे एक एक लेसन को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। सारे लेसन चित्रों के साथ हैं। आपको एग्ज़ाम में विथ डायग्राम आंसर को शो करना है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट बायो में बिना चित्र के कुछ भी डिफाइन नहीं होता। तो जितने क्वेश्चनों में आपके चित्र है तो आप कोशिश कीजिए कि उन चित्रों को ज़रूर बनाएं, प्रैक्टिस कर लें। तो आइए जानेंगे हम आज का प्रश्न पहला। तो पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहले ये चैप्टर है, इसमें बता रहा प्लांट के हमने पार्ट्स, पुष्प, इनको, उसकी जड़, इनको आगे पढ़ा था। पर अब उन प्लांट में जो उसमें उपस्थित ऊतक हैं, उनकी वृद्धि करने में जो सहायक हैं पार्ट्स, उन ऊतक को हम जानेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, ऊतक क्या है? ऊतक मीन्स टिश्यू, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो एक समान उत्पत्ति एवं विकास वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक समान कार्य करता है तो क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, जाइलम का क्या कार्य है? देखिए उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जाइलम। जाइलम का अर्थ होता है जो जल को ले जाने का कार्य करे, ऐसी वाहिका है। तो जाइलम जल एवं उसमें घुले लवणों का संवहन करता है। दूसरा यह है, यह पौधों को यांत्रिक शक्ति यानी मजबूती भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हुए जाइलम के कार्य। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्वार कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में गार्ड सेल्स कह रहे हैं, ये द्वार कोशिका कहाँ पाई जा रही है, इसके क्या कार्य हैं? तो याद रखिए, जो पत्तियों के ऊपरी सतह और निचली सतह में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन छोटे छोटे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। तो पत्तियों में ये जो पाई जाने वाली संरचना है रंध्र, उन रंध्रों के साइड में देखिए, बीच में स्टोमेटा है, रंध्र, उसके दोनों तरफ क्या है? सेल्स पाई जा रही हैं। वही सेल्स क्या कहला रही हैं? गार्ड सेल्स, जिसे हम हिंदी में द्वार कोशिकाएं कहते हैं। द्वार करते हैं जो उसके दोनों तरफ से उसको रक्षक के रूप में घेरे हुए हैं, इसलिए उसका नाम क्या हुआ? गार्ड सेल्स, द्वार कोशिका। तो पत्तियों के जो रंध्र होते हैं उनमें पाई जाने वाली संरचना है, ये रंध्र के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो याद रखना, रंध्र जो हैं वो खुलना और बंद होना दोनों की प्रक्रिया करते हैं। तो जो सपोर्ट करने का काम करती है उसकी गार्ड सेल्स करती हैं। यही इम्पॉर्टेंट वर्क होता है गार्ड सेल्स का। तो आपने जाना कि गार्ड सेल्स कहाँ उपस्थित हैं, वो क्या कार्य करती हैं, चित्र सहित अच्छे से तैयार करना है। अगला है, आप देख रहे हैं ये विभज्य ऊतक, यानी प्लांट में जो कोशिकाएं हैं जो विभाजित हो रही हैं वो सपोर्ट करने वाला यही विभज्य ऊतक है। जो शीर्षस्थ में ऊपर का जो भाग है वो शीर्षस्थ कहलाता है। बीच में आप ब्लू कलर से देख रहे हैं वो अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक है, और जो पार्श्व में साइड की ग्रोथ को बढ़ाने का कार्य करता है वो कहलाता है पार्श्व विभज्य ऊतक। अब हम इसी से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे। देखिए ये सारे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के चित्र हैं। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एरेन्काइमा, प्रोसेसकाइमा, उसके बाद है मीसोफिल, उसके बाद है जाइलम, और उसके बाद जो उसमें दिया है एपिडर्मिस। ये सारे सेल्स के चित्र हैं। अलग अलग चित्रों को आपको ये डिफाइन किया है मैंने, तो आप बहुत अच्छे से इनकी बना के ही प्रैक्टिस करना। अगला प्रश्न आता है कि कैम्बियम क्या है, इसके क्या कार्य हैं? तो देखिए, कैम्बियम एक पार्श्व विभज्य ऊतक है, जिससे क्या करते हैं, जिसके कारण ही पौधे की मोटाई में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो यानी पौधा जब प्लांट है धीरे धीरे पतला ही उसकी जो ब्रांचेस रहती हैं, तो अब धीरे धीरे उसकी मोटाई में जो वृद्धि हो रही है वो किसके कारण हो रही है? कैम्बियम के कारण। क्योंकि कैम्बियम एक पार्श्व विभज्य ऊतक है, अभी हमने जाना पार्श्व विभज्य ऊतक का, जिसके कारण पौधों की मोटाई में क्या हो रही है? वृद्धि होती है। अगला है, फिफ्थ है, स्थायी ऊतक किसे कहते हैं?
तो जो अभी हमने सारे ऊतक को देखे, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, ये सारे स्थायी ऊतक हैं। तो ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती उन्हें स्थायी ऊतक कहते हैं। ये हमेशा जैसे कि तैसे रहें, वही कहलाते हैं स्थायी ऊतक। अब हम देखेंगे बास्ट रेशा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो फ्लोएम के साथ संबद्ध, याद रखना फ्लोएम के साथ, दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब वो फ्लोएम के साथ संबद्ध दृढ़ ऊतक कोशिकाएं बास्ट रेशा कहलाती है। तो ये सारे रेशे जो आप देख रहे हैं यही कहला रहे बास्ट रेशे, ठीक है। देखिए कुछ हरे हैं, कुछ ब्राउन हैं। क्या होते हैं, जब ये हरे प्लांट जब प्लांट सूख जाता है तब उसमें वो ब्राउन उसका कलर हो जाता है। जब प्लांट हरा भरा रहता है, अवस्था जो होती है वो उसकी जीवित अवस्था रहती है, तो वो हरा भरा दिखाई देता है, पर जब वो सूख जाता है तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो आप ये देख रहे हैं ऊपर हरे भरे हैं, नीचे ब्राउन कलर के हैं, तो यही हैं बास्ट रेशे। तो आपको याद रखना है कि ये फ्लोएम के साथ संबद्ध दृढ़ऊतक कोशिकाएं ही क्या कहलाती हैं, बास्ट रेशा कहलाती हैं। अब अगला है हमारा जाइलम ऊतक में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम। तो जाइलम ऊतक होता है जो जो जल को पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। तो वो जो वाहिकाएं हैं वो कौन कौन सी वाहिकाएं हैं, तो देखिए पहला है वाहिनिका, जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिड्स। दूसरा होता है वाहिनी वेसल्स। तीसरा होता है जाइलम रेसे या कास्ट रेसे। और फोर्थ होता है जाइलम या कास्ट पैरेन्काइमा। तो आप देखिए चित्र के माध्यम से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, यही संरचना है कि जाइलम में ये रेसे और ये फाइबर्स और ये ऊतक पाए जाते हैं। तो आप चित्र को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, चित्र के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि ये क्या डिफाइन कर रहे हैं। तो आपको याद रखना वाहिनिका, वाहिनी, जाइलम रेसे, कास्ट रेसे, जाइलम और कास्ट पैरेन्काइमा। तो ये हमारा आंसर हुआ जाइलम में पाए जाने वाले अब अगला प्रश्न है, कैम्बियम कहाँ पाया जाता है। तो कैम्बियम प्रायः द्विबीजपत्री पौधों के संवहन पुलों में, संवहन पुल का अर्थ होता है कि पौधे का संवहन तंत्र बहुत से छोटी छोटी इकाइयों का बना है। वो संवहन तंत्र याद रखिए आवृत बीजी पौधे होते हैं, उनमें अलग अलग, यानी जाइलम में, जड़ में अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनमें पुल की जो संरचना पाई जाती है। तो वही बता रहा है संवहन पुलों में पार्श्व विभज्य ऊतक के रूप में संवहन पुल, जिसे हम वास्कुलर बंडल कहते हैं, में जाइलम फ्लोएम के बीच पाया जाता है, उसे कहते हैं कैम्बियम। तो आपको ये याद रखना है। और अगला प्रश्न बोल रहा है फ्लोएम में पाई जाने वाली, अभी हमने किसको देखा था, जाइलम में पाई जाने वाली कोशिकाएं और उनकी वाहिका। अब हम देख रहे हैं फ्लोएम में पाई जाने वाली जो सेल्स हैं वो कौन सी है। पहला होता है चालिनी नलिका, सीप ट्यूब, जो भोज्य पदार्थ को ले जाने का काम कर रही है, उसके जो सपोर्ट करने का काम करेगी वो कहलाती हैं सखी कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स। तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा और फोर्थ है बास्ट रेसे। यानी आपको याद रखना है जाइलम के समान ही है, पर याद रखना जाइलम के कुछ कार्य अलग हैं और फ्लोएम के कार्य अलग हैं। अब हम जानेंगे फ्लोएम में पाई जाने वाली जो सेल्स हैं, देखिए वो किस तरह से आपको चित्र में, कि जो सीपोर है, सीप ट्यूब है, फोलेन जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है और कंपेनियन सेल हैं, वो अलग अलग अपनी संरचना को व्यक्त की हैं। तो आपके चित्र के माध्यम से आपको अलग अलग पूरी संरचनाएं, जो सेल्स अभी मैंने नाम 4 बताए, तो वो आपको अलग डिफाइन हो रहे हैं। तो आपको चित्र के साथ तैयार करना है। अगला प्रश्न है ऊतक तंत्र किसे कहते हैं। तो पुष्पीय पादपों में, यानी जितने भी पुष्प हैं उन पुष्पीय पादपों में अनेक प्रकार के स्थायी ऊतक आपस में संयुक्त होकर एक या कई कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। यानी एक ही कार्य नहीं करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। तो इन संयुक्त ऊतकों से निर्मित तंत्र को क्या कहेंगे हम, ऊतक तंत्र। क्योंकि कोशिकाओं का समूह ही क्या बनाता है, ऊतक, और सारे ऊतक अपने अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो वो सिस्टम ही क्या कहलाएगा, टिश्यू सिस्टम या ऊतक तंत्र। तो आप याद रखिए ऊतक तंत्र क्या हम।
अगला है कास्ट क्या है। इंग्लिश में कास्ट को हम वुड कहते हैं। वुड यानी लकड़ी होता है। तो याद रखिए प्लांट के बाहर का चारों तरफ का यानी तने में उपस्थित द्वितीयक जाइलम यानी तना होता है, उसके चारों तरफ उसकी जो मोटाई थिक होती जाती है धीरे धीरे, तो द्वितीयक जाइलम ही क्या कहलाता है, कास्ट कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वुड कहते हैं। तो याद रखना जो प्लांट में द्वितीयक जाइलम के कारण क्या होती है, उसकी मोटाई में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वही कहलाता है कास्ट। अब अगला हम पढ़ेंगे प्रभिभाजी या विभज्य ऊतक की विशेषताएं पढ़ेंगे। ये आ गए हमारे लॉन्ग आंसर। तो प्रभिभाजी या विभज्य ऊतक जो होते हैं ये ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिसमें बार बार विभाजन की क्षमता होती है। उसके नाम से ही समझ में आ रहा है विभज्य ऊतक, जिनमें बार बार विभाजन की क्षमता होती है वही कहलाता है विभज्य ऊतक। तो विभज्य ऊतक जो होता है उसकी विशेषताएं हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको चित्र सहित डिफाइन करना रहेगा। 3 या 4 नंबर में आता है ये। तो पहला है इनकी आकृति बहुभुजी या चौकोर होती है। कोशिकाओं की भित्ति पतली व सेलुलोज की बनी होती है, आपको याद रखना। दूसरा बोल रहा है कोशिकाओं में बड़े तथा निश्चित केंद्रक होते हैं। बीच बीच में क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। वो कैसे होते हैं, कोशिकाओं में बड़े तथा निश्चित केंद्रक होते हैं और कोशिकाओं में सटी हुई होती हैं। जो कोशिकाएं हैं वो आपस में क्या होंगी, सटी हुई होंगी, अर्थात अंतराकोशिकीय अवकाश का अभाव होता है। जब वो पूर्ण रूप से सटी होंगी तो अवकाश पाया ही नहीं जाएगा। तीसरा बोलता है कोशिकाओं में लवण, प्राक लवण यानी प्लास्टिड और प्रोप्लास्टिड अवस्था होती है। फोर्थ बोलता है इन कोशिकाओं में जीव द्रव्य सघन तथा प्रायः रिक्तिकाहीन होता है। याद रखना है, यानी जो कोशिकाएं हैं उसमें जो लिक्विड पदार्थ भरा रहेगा, जीव द्रव्य जो भरा रहेगा जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, वो सघन होता है तथा रिक्तिका विहीन होता है यानी रिक्तिका अनुपस्थित होती हैं। ये कोशिकाएं सक्रिय उपापचयी क्रिया में भाग लेती हैं। आप याद रखिए उपापचयी क्रियाओं में भाग लेती हैं, नहीं लिखा है तो आप नोट कर लेंगे। तो ये हुआ प्रभिभाजी विभज्य ऊतक। तो आइए हम चित्र को जानेंगे। देखिए तो ये प्रभिभाजी विभज्य ऊतक ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिसमें बार बार विभाजन की क्षमता है। ये तो हमने अभी पहले ही जाना। तो ये देखिए यही है विभज्य ऊतक। शीर्ष, अंतर्विष्ट और विभज्य ऊतक, जो अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक के बाद आ जाता है पार्श्व विभज्य ऊतक। तो आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, यही स्ट्रक्चर आपको बनाने आता है। तो आप चित्र को बनाकर कि इसमें शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक और साइड में जो ऊतक पाए जाते हैं वो कहलाते हैं पार्श्व विभज्य ऊतक। अगला इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स में पूछे जाने वाला प्रश्न है वातरंध्र। वातरंध्र जो हैं याद रखना स्टोमेटा में पाई जाने वाली संरचना के समान है। तने की छाल पर, याद रखना तने की छाल पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र हम पत्तियों की सतह पर पाए जा रहे हैं तो वो क्या है, स्टोमेटा। पर जब तने की छाल पर पाए जाने वाले छिद्र हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वातरंध्र। इसकी सहायता से वातावरण से गैस का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो जैसे स्टोमेटा करते हैं गैस का आदान प्रदान, वैसे ही वातरंध्र भी करते हैं। तो द्वितीयक वृद्धि के बाद बनने वाली कॉर्क की कोशिकाएं जल तथा वायु के लिए पारगम्य होती हैं, यानी उसकी द्वितीयक वृद्धि होने के बाद जो उनमें जो पानी और जल खनिज लवण जा रहा है वो कैसे जाएगा, इन्हीं वातरंध्रों के माध्यम से। तो कार्क जो है द्वितीय वृद्धि के बाद बनने वाली कार्क कोशिकाएं जल तथा वायु के लिए पारगम्य होती हैं। अतः वातरंध्र बनने के पहले शिशु तने के उन्हीं स्थानों पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। इनका निर्माण पेरिडर्म के निर्माण के साथ प्रारंभ होता है। तो याद रखना, आप याद रखिए रंध्र पहले रंध्र थे पर द्वितीयक वृद्धि होने के बाद इनके जो पेरिडर्म है उनमें क्या होगा, पेरिडर्म के निर्माण के साथ स्टोमेटा के बाद जो है पेरिडर्म निर्माण करती है आपके वातरंध्रों का। तो आप याद रखिए पौधों में वातरंध्र का निर्माण क्या हुआ, इनका निर्माण पेरिडर्म के निर्माण के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। इन स्थानों पर फैलोजन की कोशिकाएं बाहर की ओर कॉर्क कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाती हैं। इनके स्थान पर ये पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमेट्स कोशिकाएं बनाती हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, हम पूरक कोशिकाएं कहते हैं या पूरक कोशिकाएं कहते हैं। तो आप देखिए ये वातरंध्र का चित्र है। ये कास्ट जो तने की जो कास्ट है
उनमें पाई जाने वाली छोटी छोटी रचनाएं हैं जो स्पष्ट आपको दिखाई दे रही है, और आपको इसे जूम करके बहुत अच्छे से चित्र की सहायता से बनाना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में अंतर। तो आप ये देखिए, इसमें चित्र जो बने हुए हैं वो फाइबर, स्क्लेरेंट्स और उसमें उपस्थित और भी संरचना दी है। हमें तैयार करना पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में अंतर। तो देखिए क्या अंतर है। तो जो पैरेन्काइमा है उसकी जो कोशिका हैं वो पतली भित्ति वाली होती हैं। जो कोलेनकाइमा है उसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो मोटी और पतली होती है, मतलब अंदर की जो भित्ति होती है वो मोटी और पतली होती है। और स्क्लेरेन्काइमा की जो भित्ति होती है वो मोटी कोशिका भित्ति वाली होती हैं। अब हम पैरेन्काइमा में दूसरा देखेंगे कि कोशिका जो द्रव है का जो लक्षण है वो जीवित अवस्था में होता है, पर हम देखेंगे कि कोलेनकाइमा में है कम सघन होता है। इसमें क्या होगा, जो कोशिका द्रव होगा वो सघन होगा, और इसमें हम देखेंगे कोलेनकाइमा में है कम सघन होगा। और स्क्लेरेन्काइमा में याद रखिए जो कोशिका द्रव है वो अनुपस्थित होगा, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा कैसी होती है, मृत अवस्था में डिफाइन होती हैं। अब अगला है तीसरा, रिक्तिका जो होती हैं वो बड़ी एवं मध्यम होती हैं। तो आप रखना याद, पैरेन्काइमा में रिक्तिका कैसी होंगी, बड़ी और मध्यम है, और ये जो कोलेनकाइमा उसमें जो रिक्तिका होंगी जो छोटी होंगी और एक तरफ होती हैं साइड में। और यहाँ याद रखें स्क्लेरेन्काइमा में ये अनुपस्थित होती हैं। अगला है कि भोजन संचय करने का काम करती हैं। जो पैरेन्काइमा है वो क्या करेंगी, भोजन को संचय करने का कार्य करेंगी, और जो कोलेनकाइमा है ये पैक्टिन को संचय करने का कार्य करेंगी या पैक्टिन को जमाने का कार्य करती हैं। पर इनमें जो होता है स्क्लेरेन्काइमा में है वो लिग्निन का जमाव होता है, आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना तीनों में अलग अलग है। पैरेन्काइमा भोजन का संचय करती हैं, कोलेनकाइमा जो पैक्टिन का संचय करती हैं, और जो स्क्लेरेन्काइमा है वो लिग्निन का संचय करती हैं, लिग्निन को जमाती है। छठवां पॉइंट है, कुछ कोशिका प्रकाश संश्लेषण करती हैं, यानी कुछ पैरेन्काइमा कहती हैं कैसी होती हैं, उसमें हरित लवक पाया जाता है, वो प्रकाश संश्लेषण कर लेती हैं। पर कोलेनकाइमा में है वो प्रकाश संश्लेषण कुछ ही करती हैं। अब ये जो देखा जाए स्क्लेरेन्काइमा तो इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी क्योंकि ये मृत अवस्था में होती हैं। अगला लास्ट है कि ये कोशिकीय स्थान जो होता है वो ऊपरी स्थित होते हैं, और याद रखना यहाँ पे पैरेन्काइमा में जो कोशिकीय स्थान होगा क्या उपस्थित होगा, और कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में अनुपस्थित होगा। तो ये हमने जाना पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में अंतर। देखिए ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एरेन्काइमा है, उनके चित्र हैं। तो आपको इसी तरह से बनाकर चित्रों को तैयार करना है। तो आप ये चित्र को वीडियो को पुश करके आप रोक लीजिएगा और इन चित्र को बना लीजिएगा। अब आ जाता वेरी इंपॉर्टेंट, जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहते हैं। इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो पौधों के संवहनी ऊतक यानी जो वॉस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये जटिल ऊतक हैं। ये पौधे में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। तो आपको याद रखना है पौधों में जाइलम और फ्लोएम क्या कर रहे हैं, भोज्य पदार्थ जल को ले जाने का तो कार्य करेगा, और जब ये जाइलम और फ्लोएम ही कार्य नहीं करेंगे तो प्लांट सूख जाएगा। यदि जाइलम और फ्लोएम थोड़ी भी नष्ट होती हैं तो प्लांट धीरे धीरे मृत हो जाएगा। तो याद रखिए इसका नाम संवहनी ऊतक भी है क्योंकि ये संवहन का कार्य करती है। संवहन का अर्थ है ले जाना, तो ये संवहन का कार्य कर रही है, इसीलिए हम इन्हें कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। अब है जटिल ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं लेकिन सब मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। इसीलिए याद रखिए जाइलम और फ्लोएम को जटिल ऊतक कहा। जाइलम और फ्लोएम क्या कहलाए, जटिल ऊतक, क्योंकि ये थोड़े थोड़े कार्य को आपस में सामूहिक रूप से करती हैं, इसीलिए कहलाता है ये जटिल ऊतक। अगला प्रश्न है एकबीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ में अंतर। यदि मूल आए तो भी वही है,
देखिए हमने क्या किया है कि अंतर में मूल लिख दिया है। तो देखिए एक बीजपत्री द्विबीजपत्री मूल में अंतर। तो पहला अंतर है कि जो लक्षण इसमें बताया है, परिरंभ जो है पार्श्व मूल व कैम्बियम का निर्माण करती हैं। जो परिरंभ है जो उसमें उपस्थित है तो वो पार्श्व मूल व कैम्बियम का निर्माण करती हैं द्विबीजपत्री में, और एक बीज में पत्री में क्या करती हैं, केवल पार्श्व मूल का निर्माण करने का परिरंभ कार्य करती हैं। दूसरा पॉइंट है इसका संवहन पुल। तो इसमें जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें जो संवहन पुल 2 से 6 तक होते हैं। तो अभी मैं आपको संवहन पुल और उसके प्रकार को समझाऊंगी। तो अगर हम एक बीजपत्री में देखते हैं तो वो 6 से अधिक होते हैं। तीसरा बोलता है कैम्बियम। तो याद रखिए द्विबीजपत्री जो होते हैं उनमें जो कैम्बियम होती है वो उपस्थित होती है, और एक बीजपत्री जो मूल होती है जड़ों में कैम्बियम अनुपस्थित होती है। तो अब फोर्थ है कि द्वितीयक वृद्धि। तो याद रखिए द्विबीजपत्री में जो जड़ होती है उनमें द्वितीयक वृद्धि होती है, और एक बीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, क्योंकि द्वितीयक वृद्धि होती तो वो बहुत डेवलप हो जाती, तो एक बीजपत्री में नहीं होती। अगला है फिफ्थ है मज्जा। ठीक है, तो याद रखिए अनुपस्थित या कम विकसित, यानी अगर हम द्विबीजपत्री में देखें या तो मज्जा जो होंगी वो होंगी तो वो अनुपस्थित होंगी या कम विकसित, पर हम जब एक पत्री बीज में देखते हैं, जड़ में देखते हैं, तो उनमें जो मज्जा होती हैं वो बड़ी व विकसित अवस्था में होती हैं। तो हमने जाना कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में क्या अंतर है। देखिए अब हम जानेंगे एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तना में अंतर। ठीक है, तो पहले द्विबीजपत्री है फिर एक बीजपत्री है। तो देखिए अंतर क्या है। अब देखिए पहला है द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री में जो बाह्य त्वचा है वो रोमयुक्त होती है, और एक बीजपत्री हो उसमें रोम रहित होती है, यानी रोम मतलब जो रेशे हैं वो बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं, और एक बीजपत्री में रेशे नहीं पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि द्विबीजपत्री में कोलेनकाइमा जो होती है आद्य त्वचा होती है, और एक बीजपत्री में क्या होती है, स्क्लेरेनकाइमा होता है। अब बलकुट जो होता है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं वो पैरेनकाइमा होती है, और इसमें अविभेदित भरण ऊतक होता है। और फोर्थ पॉइंट ये बोलता है अंतस्त्वचा जो एंडोडर्मिस होती है, अंतस्त्वचा जिसको बोलते हैं, वो याद रखना द्विबीजपत्री में उपस्थित होती है पर एक बीजपत्री में अनुपस्थित होती हैं। याद रखना अंतस्त्वचा, परिरंभ और मज्जा ये सारे अनुपस्थित होते हैं एक बीजपत्री जो हैं उनमें, और याद रखिए द्विबीजपत्री में अंतस्त्वचा, परिरंभ और मज्जा उपस्थित होंगे। तो आप याद रखिए द्विबीजपत्री तना में ये सारी रचनाएं पाई जाती हैं। इस तरह हमने जाना द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री तना में 6 अंतर। तो आप इस देखिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाए हैं। आप इसकी हेडिंग याद करिएगा और उसके सामने के जो पोर्शन को याद करिएगा, तुरंत ही आपको याद हो जाएगा। आप इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है 18 संवहन पुल। संवहन पुल पहले तो किसे कहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर क्या निर्माण करते हैं, संवहन पुल। संवहन पुल का अर्थ होता है संवहन, यानी जो भोज्य पदार्थ और जल के ले जाने का कार्य करते हैं, तो वो एक पुल की तरह होते हैं। इसीलिए याद रखिए ये जाइलम और फ्लोएम ही क्या कहलाते हैं, संवहन पुल। यानी पौधों में संवहन पुल छोटी छोटी इकाइयां होती हैं। तो देखिए आप ये संवहन पुल की संरचना में देख रहे हैं छोटे छोटे रचना। देखिए जाइलम और फ्लोएम किस तरह से, ठीक है, वो आकृति को डिफाइन कर रहे हैं। तो एक जो याद रखना अल्टरनेट होता है, पहली जो संरचना ए में देख रहे हैं, एक जाइलम जो कोणीय आकृति दे रहा है, उसके जस्ट बाजू में फ्लोएम है। तो ये जाइलम और फ्लोएम ही क्या कर रहे हैं, संवहन पुल का निर्माण कर रहे हैं। ये संवहन पुल 3 प्रकार से होते हैं। हम देखेंगे कि ये जो संवहन पुल हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अरीय, संयुक्त और सकेंद्र, क्योंकि सारे अलग अलग पार्ट्सों से निकले हुए हैं और अलग अलग पार्टों में कार्य करते हैं। तो हम जानेंगे कि अरीय संवहन पुल क्या है और कहाँ है। तो अरीय संवहन पुल जो है इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रेडियल। तो जो रेडियल जो होता है, इस तरह के संवहन पुल मुख्यतः जड़ों में पाए जाते हैं, और इसमें जाइलम और फ्लोएम ऊतक अलग अलग बंडलों में भिन्न भिन्न त्रिज्याओं में एकांतर क्रम में होते हैं। तो आप चित्र में देख ही रहे हैं
कि जाइलम और फ्लोएम जो है, स्टार्टिंग में जो ए में बना हुआ है वो जाइलम और फ्लोएम एकांतर क्रम है। एकांतर क्रम का अर्थ होता है एक जाइलम और एक फ्लोएम, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो आप देख ही रहे हैं पूरी संरचना में 4 जाइलम और 4 फ्लोएम हैं। तो इस तरह से आप समझ ही गएंगे कि आर्य में क्या संरचनाएं होती हैं। अब दूसरा प्रकार आ जाता है संयुक्त संवहन पुल। तो संयुक्त संवहन पुल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, कोलैटरल और दूसरा होता है बाइकोलैटरल। जो कोलैटरल है उसमें जो संवहन पुल में एक ही त्रिज्या तथा एक ही बंडल में फ्लोएम और बाहर की तरफ जो है वो जाइलम और अंदर की तरफ होता है। तो आप याद रखिए, जो कोलैटरल में है एक ही त्रिज्या तथा एक ही बंडल में फ्लोएम, बाहर की तरफ देखिए चित्र के माध्यम से मैं बता रही हूँ, जो फ्लोएम है कहाँ पर, बाहर की तरफ पाया जा रहा है। तो फ्लोएम क्या होता है, बाहर की तरफ, तथा जाइलम अंदर की ओर पाया जाए। ठीक है, आप देखिए स्ट्रक्चर में संयुक्त जो है, संयुक्त संवहन पुल में आप ये याद रखिए कोलैटरल में जो स्ट्रक्चर है वो अलग होगा और बाइकोलैटरल में अलग होगा। तो याद रखना है आपको। अब इसके बाद जो है बाइकोलैटरल जो होता है, जब एक ही बंडल में जाइलम बीच में स्थित होता है। तो देखिए आप बीच में स्थित है, जाइलम जो है अगर बीच में स्थित है तो वो क्या कहलाएगा, बाइकोलैटरल। बीच में स्थित है और दोनों तरफ से कैम्बियम एवं फ्लोएम से घिरा हुआ रहता है, तो वो कहलाता है बाइकोलैटरल। आप जूम कर लीजिएगा और स्ट्रक्चर को समझिएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तीसरा प्रकार होता है सकेंद्री संवहन पुल। सकेंद्री जिसको हम कंसंट्रेट बोलते हैं, वो कंसंट्रिक जो है वो कहलाता है तीसरा सकेंद्री संवहन पुल। तो याद रखिए ये 2 प्रकार से होता है, एक तो एम्फीबेसल और एक होता है एम्फीक्राइबल। तो एम्फीबेसल जो होता है, एम्फीबेसल का अर्थ होता है इसमें फ्लोएम केंद्र में स्थित है। तो देखिए आप चित्र के माध्यम से समझ में आ रहा होगा कि उसमें जो एम्फीबेसल है उसमें जो फ्लोएम है वो केंद्र में स्थित है तथा जो चारों तरफ है वो जाइलम से घिरा हुआ है। तो आपको याद रखना है ये एम्फीबेसल जो है वो ड्रेसिना और जो है वो मक्के में पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा। अब आ जाता है एम्फीबेसल के बाद एम्फीक्राइबल। तो एम्फीक्राइबल में याद रखिए जाइलम केंद्र में स्थित होता है। अब याद रखना, अभी ऊपर अपन ने एम्फीबेसल में देखा था कि फ्लोएम केंद्र में था, अब यहाँ पे जाइलम केंद्र में है तथा फ्लोएम क्या होता है इसके चारों तरफ स्थित होता है और चारों तरफ से घिरा रहता है। तो ये हमने जाना जाइलम और फ्लोएम अपनी स्थिति कहाँ कहाँ किस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं संवहन पुलों के साथ। तो आपको समझ ही में आ गया होगा, आपको चित्रों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आज हमने जाना कि ये संवहन पुल किस तरह से कार्य करते हैं और कितने प्रकार के। इस प्रकार हमने 18 क्वेश्चन को इस चैप्टर में सम्मिलित किया है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और भी क्वेश्चन पढ़ने हैं तो वो आप अपनी बुक से सर्च कर लीजिएगा और बुक में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जिनका ज्ञान होना आपको आवश्यक है। एनसीईआरटी के ये सारे प्रश्नोत्तर वेरी इंपॉर्टेंट थे जो मैंने समावेशित किए इसमें इन स्लाइडों के साथ। तो हमने आज बहुत सारे आंसर को जाना। अगले वीडियोस में फिर, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए जिससे सारे बच्चों को बहुत अच्छा नॉलेज मिल सके। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।